Hello students, now let us continue with the next topic, and the topic is natural embedding of capital N into n double star. ये embedding वर्ड आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा। embedding का अलजेब्रा की टर्म में अगर बात करें तो उसका मतलब ये है कि इन दो सेट्स के बीच की होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या होती है वो आपको पता है अब। तो n और n डबल स्टार के बीच की embedding आपने स्टडी करनी है। कैसे करनी है देखो ज़रा। सिंस कॉन्जुगेट स्पेस n स्टार, ये आपको पता है, n स्टार इज कॉन्जुगेट ऑफ n ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कैपिटल N इज इट सेल्फ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये तो क्लियर है। जो कॉन्जुगेट स्पेस होता है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस का, ये खुद नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होता है। इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म द कॉन्जुगेट स्पेस n स्टार स्टार। मतलब जिस तरीके से n का कॉन्जुगेट आपने ढूंढा है n स्टार, उसी तरीके से n स्टार का फिर आप कॉन्जुगेट ढूंढ सकते हैं। एंड दैट conjugate is n double star, n स्टार का स्टार ऑफ n स्टार। वी डिनोट दिस स्पेस बाई n डबल स्टार। ठीक है, तो n का कॉन्जुगेट हुआ n स्टार का कॉन्जुगेट हुआ n डबल स्टार, एंड कॉल इट एज सेकंड कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n। ठीक है जी, तो टू टाइम कॉन्जुगेट मीन्स सेकंड कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ n, और डबल ड्यूल स्पेस ऑफ n इसको बोलेंगे हम। फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल N, अब कैपिटल एन में अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, फॉर एवरी एन देयर एग्जिस्ट फंक्शनल एफ एक्स बिलोंग्स टू एन डबल स्टार। ये बता रहा है अब ये कि एन और एन डबल स्टार में एम्बेडिंग के लिए अगर एक्स कोई एन में उठाएं तो उस एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको एन डबल स्टार में पक्का फंक्शनल मिलेगा, इस तरह का एफ कैपिटल एफ पैर में एक्स। एंड दैट देयर एग्जिस्ट एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। ये ना इंपॉर्टेंट वर्ड। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है नॉर्म प्रिजर्विंग। नॉर्म प्रिजर्विंग आपने देखी होगी अलजबरा में या कहीं और भी देखी हो सकती है। तो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एन इंटू एन डबल स्टार बोल रहा है कि अगर ये फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में एन और एन डबल स्टार के बीच में ये रिलेशन भी होल्ड करना चाहिए। नंबर एक आइसोमेट्रिक, नंबर दो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया वन वन एंड होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड नेचुरल एम्बेडिंग ऑफ एन इंटू एन डबल स्टार। ठीक है, इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि जब भी आपने दो सेट्स के बीच की नेचुरल एम्बेडिंग डिफाइन करनी है, उसके लिए आप तीन रिजल्ट प्रूव करेंगे। नंबर एक, ये होमोमॉर्फिज्म है, और यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म का काम करेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ध्यान रखना खास यहाँ पे। यहाँ पर फंक्शनल एनालिसिस में होमोमॉर्फिज्म की जगह वी विल यूज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी प्रॉपर्टी इट मस्ट बी वन वन, और तीसरी प्रॉपर्टी है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मीन्स नॉर्म प्रिजर्विंग। नॉर्म प्रिजर्विंग का मतलब होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन की फॉर्म में आ रहा है आइसोमेट्रिक। लेट n and n dash be normed linear space, then a one-to-one linear transformation। one-to-one linear transformation मतलब एक तो वन वन होना चाहिए, साथ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब होमोमॉर्फिज्म की जगह वी विल चेक हियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T mapping from n to n dash is called isometric isomorphism if of n into n dash if t of x norm is equal to x norm। इसको बोलते हैं नॉर्म प्रिजर्विंग। T of x norm is equal to x norm for all x belongs to capital N। This is called norm preserving। या T of x minus T of y whole norm is equal to x minus y, मतलब इमेजेस का डिफरेंस का नॉर्म इज इक्वल टू एलिमेंट का डिफरेंस का नॉर्म। दिस इज कॉल्ड नॉर्म प्रिजर्विंग। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब फाइनली जो है वो ये है कि जब भी आपने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और सेकंड कंजुगेट स्पेस के बीच की एम्बेडिंग डिस्कस करनी है तो वी विल चेक थ्री प्रॉपर्टीज। नंबर एक आइसोमेट्रिक, नंबर दो वन वन, नंबर तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, उसका नेक्स्ट डेफिनेशन है एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ट्रांसफॉर्मेशन विच इज आल्सो ऑन टू। अगर ये ऑन टू हो गया, आइसोमेट्रिक हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वन वन होगी, और साथ में ऑन टू भी हो गया, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव। तो उस मैप को नाम देंगे दैट मैप इज रिफ्लेक्सिव। अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ n इक्वल टू n डबल स्टार। अगर n और n डबल स्टार बराबर हो गए, दोनों सेम हो गए, तो वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस जो हुआ वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी तो वी विल प्रूव फोर प्रॉपर्टीज। नंबर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर दो वन वन, नंबर तीन ऑन टू, एंड नंबर चार आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मीन्स प्रिजर्विंग नॉर्म। नाउ थ्योरम नंबर 34, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। देखिए जरा ध्यान से। लेट कैपिटल एन बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस दे रखा है। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन
फॉर ऑल, ध्यान रखना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट एफ एक्स ऑन एन स्टार। और एन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको कोई ना कोई फंक्शनल मिलेगा डिफाइंड बाई एफ एक्स ऑफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एन स्टार। अब ये चीज़ें सारी क्लियर है आपको। सच दैट एफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म। तो क्या बोल रहा है, नॉर्म लीनियर स्पेस दे रखा है, ये मैपिंग दे रखी है डिफाइन करके। तो इस मैपिंग के तहत आपने प्रूव करना है कि कैपिटल एफ एक्स का नॉर्म जो है वो एक्स नॉर्म के बराबर है। पहले तो ये प्रूव करना है। फर्दर फिर आगे क्या करना है, अगर आप एन और एन डबल स्टार के बीच में कोई मैपिंग लेके चलते हैं बाई डिफाइनिंग जे ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एफ या जे ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ एक्स ऑफ एफ और एफ ऑफ एक्स बोथ आर सेम बाई दिस डिफाइनिंग। if we will define map between n and n double star by this defining, तो प्रूव करेंगे कि दिस मैप इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ n इंटू n डबल स्टार। दो चीज़ें प्रूव करनी है हमने। पहले तो इस डिफाइनिंग के तहत वी विल प्रूव दिस नॉर्म इज इक्वल दिस, फिर इस डिफाइनिंग के तहत वी विल प्रूव दिस मैप इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म मीन्स वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रिजर्विंग नॉर्म। तो देखते हैं बारी बारी से। टू शो एफ एक्स इज फंक्शनल, पहले तो चेक करेंगे कि एफ एक्स फंक्शनल है। पहला बार तो उसने ये बोला फंक्शनल है, फंक्शनल के बाद फिर नॉर्म चेक करेंगे। और फंक्शनल के लिए क्या प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 लीनियर होना चाहिए, नंबर 2 ये बॉन्डेड होना चाहिए। तो एफ एक्स इज लीनियर। और लीनियर प्रूव करने के लिए आपको पता है तो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। एफ कॉमा जी, दो एलिमेंट उठाए एन स्टार से, आपको पता है एन स्टार से जो भी उठाएंगे वो एक फंक्शनल होगा। अल्फा बीटा दो फील्ड के एलिमेंट उठाए और एफ एक्स ऑफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी हम लेके चल पड़े। लीनियर प्रूव करना आपने, तो क्या आना चाहिए, अल्फा एफ एक्स ऑफ एफ प्लस बीटा एफ एक्स ऑफ जी आना चाहिए। तो बाई डिफाइनिंग एफ एक्स ऑफ एफ की डिफाइनिंग एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कंपोजिशन लगाई अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस बीटा जी ऑफ एक्स एंड बाई रिवर्स डिफाइनिंग एफ ऑफ एक्स है एफ एक्स ऑफ एफ बाई रिवर्स डिफाइनिंग जी एक्स, ये बन गया। तो आई थिंक इट इज प्रूव्ड, सो एफ एक्स इज लीनियर। अब हमने प्रूव करना है कि ये कैपिटल एफ एक्स जो है वो बॉन्डेड है, मीन्स कॉन्टिन्यूसली। तो बॉन्डेड प्रूव करने के लिए आपको पता ही है एफ एक्स एफ का मॉड हम लेके चले, इसका मॉड लेके चले बाई डिफाइनिंग इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड। और क्योंकि स्मॉल एफ फंक्शनल है तो आप ये थ्योरम नंबर 32 से पहले एक नोट लिखा था आपने, अगर एफ फंक्शनल है तो एफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू एफ नॉर्म इनटू एक्स नॉर्म। आई थिंक इट इज़ बॉन्डेड अगेन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ बॉन्डेड। अगर इसको मैं के नाम दे दूँ तो एफ एक्स इज बॉन्डेड, और जो बॉन्डेड होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, तो इसका मतलब एफ एक्स हो गया फंक्शनल। अब हमने प्रूव करना है कि एफ एक्स का नॉर्म, कैपिटल एफ एक्स का नॉर्म जो वो एक्स नॉर्म के बराबर है। तो कैपिटल एफ एक्स का नॉर्म हम लेके चले बाय डिफाइनिंग कॉन्जुगेट स्पेस की। जब आपने स्टार्टिंग की थी तो वहाँ पर आपने इन फंक्शनल के नॉर्म की डेफिनेशन दी थी, एंड नॉर्म ऑफ दिस फंक्शनल इज इक्वल सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ मॉड सच दैट एफ नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई डेफिनेशन। उसके बाद ये डिफाइनिंग लगा दी कैपिटल एफ एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्योंकि ये फंक्शनल है तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू एफ नॉर्म इनटू एक्स नॉर्म। एफ नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये बन गया लेस देन इक्वल टू 1, वी लेफ्ट विद सुप्रीमम ऑफ एक्स नॉर्म ओनली। और क्योंकि सिंगल एलिमेंट बचा इस सेट में तो यही सुप्रीमम होगा, यही इन्फीमम होगा। जब एलिमेंट एक है तो सब कुछ यही हुआ, तो सुप्रीमम ऑफ दिस इज एक्स नॉर्म इटसेल्फ। तो वी प्रूव्ड एफ एक्स का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म। इसको कर दिया नंबर 1। बट इफ एक्स इज एनी नॉन जीरो वेक्टर इन कैपिटल एन देन देयर एग्जिस्ट एफ बिलोंग्स टू एन स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स नॉर्म एफ नॉर्म इज इक्वल टू 1। दिस इज बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर 31 के अनुसार अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट है एन का तो एन स्टार के पास पक्का को फंक्शनल मिलेगा जिसके तहत एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स नॉर्म बन जाएगी और एफ नॉर्म 1 के बराबर बन जाएगा। इट इज़ प्रूव्ड इन थ्योरम नंबर 31, ठीक है जी। उसके बाद देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मॉड इक्वल टू एक्स नॉर्म, एफ ऑफ एक्स मॉड इक्वल टू एक्स नॉर्म हो गया, इंटरचेंज कर दिया, एक्स नॉर्म इधर लिख दिया, एफ ऑफ एक्स मॉड इधर लिख दिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बाय डिफाइनिंग एफ कैपिटल एफ एक्स ऑफ एफ, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये फंक्शनल है, अगर ये फंक्शनल है तो उस मॉड को वी कैन राइट लेस देन इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स नॉर्म इनटू एफ नॉर्म। और क्योंकि एफ नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 है तो वी लेफ्ट विद एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स नॉर्म। एंड फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वलिटी होल्ड करके नंबर 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू था, नंबर 2 में लेस देन इक्वल टू आ गया, तो इक्वलिटी होल्ड करके एक पार्ट हो गया प्रूव। अब सेकेंडली प्रूव करना है
कि अगर कुछ जे हम मैप लें n टू n डबल स्टार, तो ये मैप आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म मीन्स नंबर 1 ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, नंबर 2 ये 1 1 होना चाहिए, नंबर 3 ये नॉर्म प्रिजर्विंग होना चाहिए। तो पहले जे इज लीनियर, तो जे का मैप था कैपिटल N टू N डबल स्टार, ठीक है जी। जे का मैप है N टू N डबल स्टार, ठीक है। तो इसका मतलब जे लीनियर प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट कहाँ से उठाने पड़ेंगे, कैपिटल N से। तो x बाई कैपिटल N से लिए दो फील्ड के एलिमेंट ले लिए, तो जे ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई लेके चले बाई डिफाइनिंग जे की डिफाइनिंग कैपिटल F पैर में x क्या है ये पूरा ऑफ स्मॉल f, और कैपिटल F स्मॉल x f था f ऑफ x हो गया, क्योंकि f फंक्शनल आप प्रूव कर चुके हैं। अगर ये फंक्शनल है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ये बन जाएगा अल्फा f ऑफ x प्लस बीटा f ऑफ y, एंड बाई रिवर्स डिफाइनिंग स्मॉल f ऑफ x इक्वल टू कैपिटल f x ऑफ f ऑफ y इक्वल टू f y ऑफ f, और फिर बाई डिफाइनिंग कैपिटल f x ऑफ f जे x के बराबर है, f बाई f जे y के बराबर हो जाएगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी प्रूव है। अब प्रूव करना जे वन वन है। वन वन प्रूव करने का तरीका सेम इमेजेस लेके चल पड़ो, और प्रूव कर दो एलिमेंट का करेक्टर भी सेम है। तो हम जे ऑफ एक्स इक्वल जे ऑफ वाई लेके चले, बाई डिफाइनिंग जे ऑफ एक्स है एफ एक्स ऑफ एफ, जे ऑफ वाई बन जाएगा एफ वाई ऑफ एफ, और फिर बाई डिफाइनिंग दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसको इस साइड लेके आगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। और अगर एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इस एलिमेंट की इमेज अंडर एफ अगर जीरो के बराबर हो रही है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ दिस एलिमेंट इज इटसेल्फ इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी नो वेरी वेल इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ऑलवेज। तो इसका मतलब जीरो इज द ओनली एलिमेंट डी टू विच टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई को यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा, सो एक्स इक्वल टू वाई। तो आप सेम इमेजेस लेके चले थे और प्रूव कर दिया एलिमेंट का कैरेक्टर भी सेम है, तो जे वन वन हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि जे आइसोमेट्रिक मीन्स नॉर्म प्रिजर्विंग है। तो नॉर्म प्रिजर्विंग के लिए क्या प्रूव करेंगे, जे ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ वाई होल नॉर्म इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म। तो हम जे ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ वाई होल नॉर्म लेके चल पड़े, जे ऑफ एक्स की डिफाइनिंग से जे ऑफ वाई की डिफाइनिंग आ गई, एफ एक्स ऑफ एफ बाई डिफाइनिंग स्मॉल एफ ऑफ एक्स है तो स्मॉल एफ ऑफ वाई बन गया, क्योंकि एफ लीनियर है तो लीनियर के केस में ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। और थ्योरम नंबर 31 से इट इज़ प्रूव्ड इन थ्योरम नंबर 31 एफ ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म, एफ ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू एक्स नॉर्म, थ्योरम नंबर 31 से। तो आई थिंक इट इज़ प्रूव्ड जे ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ वाई होल नॉर्म इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म, सो इट इज़ नॉर्म प्रिजर्विंग। इसका जे इज़ आइसोमेट्रिक। आइसोमॉर्फिज्म आप पहले प्रूव कर चुके हैं, आइसोमेट्रिक ये हो गया। तो अल्टीमेटली फाइनली वी प्रूव जे इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एन इनटू एन स्टार एन डबल स्टार। तो दिस इज द थ्योरम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरम नंबर 35, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। शो दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा प्रूव करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये ऊपर वाला चलेगा, बस एक प्रॉपर्टी इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे। कौन सी, ऑन टू वाली। लेट कैपिटल एन बी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस ले लिया। लेट जे इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन डबल स्टार डिफाइंड बाई जे ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे। अब बारी बारी से प्रूव करेंगे कि ये जे वन वन है, ये जे ऑन टू है, ये जे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तथा ये जे आइसोमेट्रिक है। तो सेम ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ये। तो पहले तो वन वन जे ऑफ एक्स इक्वल जे ऑफ वाई, सेम जो भी प्रूव किया सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एफ लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये एफ कॉमन आ जाएगा। अब क्योंकि एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एक्स माइनस वाई को जीरो होना पड़ेगा, जे वन वन हो गया। ऑन टू तो सीधा हो गया, क्यों, क्योंकि एन फाइनाइट डायमेंशनल दे रखा है, और फाइनाइट डायमेंशनल है तो उस केस में एन की डायमेंशन है, एन स्टार की डायमेंशन है, एन डबल स्टार की डायमेंशन, तीनों बराबर हो जाएंगी। और अगर तीनों सेट्स की डायमेंशन सेम है, डायमेंशन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर सेम, तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू। और वैसे भी फाइनाइट डायमेंशनल में फंक्शन हमेशा ऑन टू होता है। उसका जे इज आइसोमेट्रिक मीन्स जे ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ वाई होल नॉर्म, सेम प्रॉपर्टी, सेम कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं। उसका जे इज लीनियर प्रूव करना, तो लीनियर के लिए फिर वही दो एलिमेंट एन से उठा, दो फील्ड के एलिमेंट उठाए, तो जे ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई आपका
जी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई क्या आना चाहिए, एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा बाई ऑफ एफ। ठीक है जी, लीनियर हो गया, हेंस जे इज रिफ्लेक्सिव। तो सेम क्वेश्चन है ऊपर बड़ा है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमने एक्स्ट्रा प्रूव की यहाँ पे कि इट मस्ट बी ऑन टू। इफ इट इज ऑन टू देन वी से दिस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। ओके अब आ रही नेक्स्ट डेफिनेशन ओपन सेट, और टोपोलॉजी में आपने इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है ओपन सेट की डेफिनेशन को। ओपन सेट देखिए ज़रा ध्यान से सुनना जरा ओपन सेट क्या होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बिहाफ पे आगे अब थ्योरम आएगी एक ओपन मैपिंग थ्योरम। अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी इज सेट टू बी ओपन, बोलता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी ओपन सेट इन कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स आपका यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। A non-empty set capital G is said to be open set in capital X if for x belongs to G there exists an open sphere SXR such that SXR is subset of G। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ज़रा देखिए ज़रा। पहले तो ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन स्फीयर से क्या समझते हैं आप, व्हाट इज ओपन स्फीयर? ओपन स्फीयर को हम लिखते हैं SXR से या SRX से, आपकी इच्छा है SXR लिखो या SRX लिखो। R is the radius of this sphere and X is the center point of this sphere। X is center point and R is the radius of sphere। तो SXR लिखो, ये नोटेशन है, ये SRX लिखो। ये एक सेट होता है, ये ओपन स्फीयर एक सेट है, एक सेट को नाम दिया ओपन स्फीयर, ध्यान रखना। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कैपिटल X के वो एलिमेंट होंगे जिनका डिस्टेंस, D मीन्स डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस इस स्फीयर के सेंटर पॉइंट से, अगर जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस स्फीयर के सेंटर पॉइंट से लें तो वो रेडियस से छोटा आना चाहिए। तो इस तरह के जो सेट होंगे उसको बोलेंगे हम ओपन स्फीयर। ठीक है, जैसे अगर जैसे साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में आ रहा है कि स्फीयर है तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एक्स इसका सेंटर पॉइंट हो गया, आर इसका रेडियस हो गया। अब इस स्फीयर के अंदर पॉइंट कौन से होंगे, ये सारे पॉइंट इसके अंदर होंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे, जब इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से लेंगे, इस सेंटर पॉइंट से लेंगे, तो इन तमाम जितने भी डिस्टेंस लेंगे सारे के सारे क्या होने चाहिए, इस स्फीयर के रेडियस से छोटे होने चाहिए। तो जिन जिन पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से आर से छोटा होता जाएगा वो सारे पॉइंट कहाँ चले जाएंगे, इस SRX में चले जाएंगे या इस SXR में चले जाएंगे। ये तो हो गया ओपन स्फीयर। अब आपने किसी भी सेट को प्रूव करना है कि वो सेट ओपन सेट है, तो ओपन सेट प्रूव करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला स्टेप, जिस भी सेट को ओपन सेट प्रूव करना वहाँ एक एलिमेंट उठा लिया, कोई भी एलिमेंट उठाओ, आप x उठाओ, y उठाओ, z उठाओ, आपकी मर्जी है। फिर जो एलिमेंट उठाया उस एलिमेंट के अनुसार आपने एक ऐसा ओपन स्फीयर ढूंढना है जिसका रेडियस कुछ भी हो जाए। रेडियस की हमें कोई चिंता नहीं होती, बस इसकी कंडीशन है कि इट मस्ट बी पॉजिटिव। रेडियस कुछ भी हो, पर कंडीशन ये है कि जो आपने एलिमेंट उठाया दैट मस्ट बी सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर। आई एम रिपीटिंग अगेन, जिस सेट को ओपन सेट प्रूव करना वहाँ एक एलिमेंट उठाओ, उस एलिमेंट के अनुसार आपने एक ओपन स्फीयर ढूंढना है जिसका सेंटर पॉइंट ही एक्स खुद होना चाहिए, रेडियस कुछ भी हो जाए। फिर उसका तीसरा स्टेप, जो ओपन स्फीयर आपने ढूंढा वो ओपन स्फीयर इस जी का सबसेट होना चाहिए। इफ इट इज देन वी से जी इज ओपन सेट। जैसे मान लीजिए आपने एच को ओपन सेट प्रूव करना है, तो क्या बोला मैंने, जिसको ओपन सेट प्रूव करना वहाँ एक एलिमेंट उठाओ, पहला स्टेप। फिर जो एलिमेंट उठाया उस एलिमेंट के अनुसार आपने एक ओपन स्फीयर ढूंढना है जिसका सेंटर पॉइंट वो खुद होगा, रेडियस कुछ भी होता रहे। फिर तीसरा स्टेप, जो ओपन स्फीयर ढूंढा वो ओपन स्फीयर हर सूरत इस एच के अंदर चला जाना चाहिए, मतलब उसके अंदर जाना चाहिए जिसको ओपन सेट प्रूव करना है। अगर ये ओपन स्फीयर इसके अंदर चला गया तो ये बन जाएगा ओपन सेट। ओके, उसका नोट है, हालांकि थ्योरम में वैसे बेसिकली नोट फॉर्म में दे रहे हैं हम। SXR डिनोट ओपन स्फीयर, अभी बता दी मैंने आपको, विद सेंटर x एंड रेडियस स्मॉल r। ये कैसे ओपन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेंटर पॉइंट x है और रेडियस जो है वो r है। एंड वी राइट SXR इज इक्वल टू, आप SXR लिखो या x प्लस SR लिखो, ये एक ही बात है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये थ्योरम है एक ये। तो किसी भी ओपन स्फीयर को हम x प्लस SR की टर्म में लिख सकते हैं, वेयर SR इज अ स्फीयर हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस स्मॉल r। तो बोलता है कि SXR को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, x प्लस SR में, वेयर SR, ये जो SR बचा है, दिस SR इज नथिंग बट दिस इज अ स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन
एंड रेडियस आर, रेडियस तो वही रहेगा पर अब इस केस में सेंटर इसका ओरिजिन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हम किसी भी ओपन स्फीयर को एक ऐसे ओपन स्फीयर की टर्म में लिख सकते हैं जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन बन जाएगा। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे एस एक्स आर इज इक्वल टू एक्स प्लस एस आर, वी कैन राइट। उसके बाद नेक्स्ट नोट है लेट बी एंड बी डैश बी ब्लैंक स्पेसिस एंड टी इज कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी ऑन टू बी डैश। बी ऑन टू बी डैश का मतलब हुआ कि एक टी आपको मैप दे रखा है बी टू बी डैश विच इज़ ऑन टू, टी इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल बी टू बी डैश विच इज़ ऑन टू, मतलब ये मैप ऑन टू दे रखा है और साथ में कॉन्टिन्यूस दे रखा है, साथ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। तो बोल रहा है अगर ऐसा है देन इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी मस्ट कंटेन्स द ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी डैश। बात समझाइए, टी अगर कोई मैपिंग है बी टू बी डैश तो उस केस में जो भी ओपन स्फीयर देन इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी मस्ट कंटेन एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी डैश। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस नोट का मतलब क्या है, आपको क्या दे रखा है, आपको एक मैपिंग दे रखी है टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश, ठीक है जी। आपको एक मैपिंग दे रखी है टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश विच इज़ कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑन टू, मतलब ये जो मैपिंग दे रखी है कॉन्टिन्यूस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ऑन टू है। तो बोलता है उस केस में क्या होगा, ये फिर थ्योरम है, ये भी थ्योरम है। देन इमेज ऑफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी, मतलब बी में अगर कोई आप ऐसा ओपन स्फीयर ढूंढें जिसका सेंटर पॉइंट खुद ओरिजिन है तो उस ओपन स्फीयर की इमेज अंडर टी जो है एक ऐसे ओपन स्फीयर को अपने में कंटेन करेगी जिसका सेंटर पॉइंट बी डैश में होगा। मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये आपको मैप दे रखा है बी टू बी डैश, टी इज मैपिंग फ्रॉम बी टू बी डैश एंड दिस मैप इज कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑन टू। उसका बोलता है, तो उसके बाद आगे लैंग्वेज क्या बोल रही है, बोलता है कि अगर आप कोई ओपन स्फीयर बी में लें जिसका सेंटर पॉइंट है ओरिजिन, मतलब इस स्फीयर का सेंटर पॉइंट ओरिजिन है और कहाँ पर है, बी में। उसके बाद एक बी डैश में भी आपने ओपन स्फीयर डिफाइन किया एस डैश एप्सिलॉन, एस आर मैंने ओपन स्फीयर डिफाइन किया बी में जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है, एस डैश एप्सिलॉन मैंने ओपन स्फीयर डिफाइन किया बी डैश में जिसका सेंटर पॉइंट भी ओरिजिन है। तो ये थ्योरम बोलती है, मतलब जो नोट लिखा है जो मैं अभी बोल रहा था ये नोट बोलता है, तो उस केस में जो बी में ओपन स्फीयर है इसकी जो इमेज है, ये बी वाला ओपन स्फीयर इसकी जो इमेज है, इस एस आर की इमेज क्या हो जाएगी, टी ऑफ एस आर, इस स्फीयर की जो इमेज है वो बी डैश के स्फीयर को अपने में कंटेन करेगी। इस स्फीयर की जो इमेज है, मतलब बी के ओपन स्फीयर की जो इमेज है वो बी डैश के ओपन स्फीयर को अपने में कंटेन करेगी। ये है इस लैंग्वेज का मतलब। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, let capital B and B dash be blank spaces and T is continuous linear transformation of B onto B dash, then image of each open sphere centered at origin in B, मतलब B के अंदर जो भी ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है उसकी जो इमेज है कंटेन्स द ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन बी डैश, मतलब बी के अंदर जो ओपन स्फीयर है उसकी जो इमेज अंडर टी है वो एक ऐसे ओपन स्फीयर को अपने में कंटेन कर रही है जो बी डैश में है। ये भी एक थ्योरम है लेकिन पेपर में कभी नहीं पूछी गई है, लेकिन ये अगले आने वाले थ्योरम में ये यूज़ होता है रिजल्ट है, इसलिए इसको यहाँ नोट फॉर्म में लिखा गया है। तो इसको भी मैं यहीं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट थ्योरम करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।